हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। और इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि हमारे क्लास 12 में भी काम आने वाली है और हमारे आगे फ्यूचर में भी काम आने वाली है। तो कुछ चीज़ों के बारे में इस चैप्टर का थोड़ा समरी जान लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे। हम इसमें फाइल को ओपन करना सीखेंगे, फाइल को क्लोज करना सीखेंगे, उस फाइल से हम डेटा को रीड करना सीखेंगे और उसी फाइल में हम अपना कुछ डेटा उस फाइल में ऐड करना सीखेंगे और अपना कुछ डेटा एक फाइल को क्रिएट करके राइट करना सीखेंगे, जो कि हमारे क्लास 12 के प्रोजेक्ट में भी काम आ सकता है और आगे चल के भी हमें तो काम आ ही सकता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस टॉपिक को मैं शुरू करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो आप इस चैनल को एक बार चेकआउट कीजिए और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे शुरुआत से ही जुड़े हैं तो फिर आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जब किसी के साथ ही शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ही ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए बनाने की। खैर, इन बातों को साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा फाइल्स की कि डेटा फाइल्स क्या होती हैं। तो डेटा फाइल्स का डेफिनेशन कहता है हमें कि द डेटा फाइल्स आर द फाइल्स दैट स्टोर्स डेटा पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर लेटर यूज। यानी कि डेटा फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि अपने अंदर डेटा को स्टोर करती हैं एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, ताकि हम उस डेटा को जो कि हमने स्टोर किया है उस डेटा को हम बाद में यूज कर सकें। ऑब्वियस सी बात है और हम ये सभी जानते हैं। हम अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर पे गाना स्टोर करते हैं या फिर कोई एक वीडियो स्टोर करते हैं तो वो हमारा एक डेटा फाइल ही है, ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। हम इसीलिए तो स्टोर करते हैं ना। तो यही कॉन्सेप्ट होता है डेटा फाइल्स का और यही यूज होता है डेटा फाइल्स का। आई होप कि डेटा फाइल्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। द डेटा फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन टू वेज। तो कौन कौन सी है वो? पहला जो फॉर्मेट है वो है टेक्स्ट फाइल्स। हम इन्हें टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा है बाइनरी फाइल्स। आपको अगर ध्यान हो तो वो जो नोटपैड है, आप नोटपैड में जो भी चीजें लिखते हैं वो एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .txt और बाइनरी का होता है .b या फिर .t। इस टाइप से भी कुछ हमारे पास फाइल्स होती हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बात करना चाहूँगा टेक्स्ट फाइल्स की। तो टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल्स का डेफिनेशन हमें कहता है कि अ टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। आई होप कि इस ASCII का फुल फॉर्म आपको पता होगा और अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो भी आप गूगल कीजिए और इस ASCII का फुल फॉर्म ढूंढिए और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस आंसर को कमेंट करते हैं तो। ओके, दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि इट हैज अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज EOL। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम टेक्स्ट फाइल की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो ये EOL क्या होता है? EOL होता है एंड ऑफ लाइन। तो ये एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है एक टेक्स्ट फाइल में। अगर आपने क्लास 11th में एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा हो तो बैकस्लैश और n ये एक हमारा एस्केप सीक्वेंस होता है जो कि एक एंड ऑफ लाइन यानी कि EOL कैरेक्टर के बराबर होता है। तो जब हम टेक्स्ट फाइल के साथ कुछ करना सीखेंगे, ठीक है, जब भी हम टेक्स्ट फाइल को यूज करेंगे, उसमें रीड करेंगे, राइट करेंगे, तो उस टाइम मैं आपको इस EOL का मतलब बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो EOL है, जो हमने क्लास 11th में एस्केप सीक्वेंस पढ़ा था बैकस्लैश n, वो वही होता है। यानी कि जब आप कोई एक लाइन लिखते हैं टेक्स्ट फाइल में तो उस टेक्स्ट फाइल के लास्ट में हमारे पास वहां पे एक बैकस्लैश और n रहता है जो कि एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है। अब in text files internal translations takes place when this EOL is read or written। तो जब भी हम पाइथन की मदद से एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं यानी कि रीड करते हैं और राइट करते हैं तो ये EOL कैरेक्टर वहां पे पाइथन उस चीज को डिटेक्ट करता है और इंटरनली उस बैकस्लैश n को, जो कि हमारा एक EOL कैरेक्टर था, उसको ट्रांसलेट कर देता है अपनी भाषा में।
अब बात करते हैं दूसरे टाइप के फाइल की, जो कि है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं? बाइनरी फाइल्स का डेफिनेशन कहता है कि अ बाइनरी फाइल इज जस्ट अ फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द फॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी, दैट इज द फाइल कंटेंट दैट इज रिटर्न टू यू इज रॉ। ये थोड़ा काफी ट्रिकी हो गया, तो इसको मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर आपको ध्यान हो तो मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। तो ये बाइनरी फाइल्स जो भी होती हैं वो अपने अंदर जो भी डेटा स्टोर करती हैं वो उन्हें बाइनरी फॉर्म में रखती हैं, राइट। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप बाइनरी फाइल में किसी डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो आपने वहां पे हेलो वर्ल्ड स्टोर किया है, लेकिन वो हेलो वर्ल्ड जो है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर्ड है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो आई होप कि आपको बाइनरी फाइल्स भी क्लियर हो गई होंगी। और ये जो भी बाइनरी फाइल में डेटा जो स्टोर होता है वो, जैसा कि हमने अभी जाना कि वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, और जब भी आप उस डेटा को रिटर्न करवाते हैं, जब भी आप उसे मेमोरी में लाते हैं, तो वहां पर भी वो एक रॉ फॉर्म में ही होता है। अब यहाँ पर रॉ फॉर्म का मतलब क्या है? रॉ फॉर्म का मतलब है कि वो अब भी उसी टाइम पे भी, उस टाइम पे भी वो बाइनरी फॉर्म में ही होते हैं। ऑलराइट, बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं कि देयर इज नो EOL, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, बाइनरी फाइल्स जो है वो 01 01 01 में स्टोर करके रखता है, तो इस कारण जो हमारा EOL कैरेक्टर है जो कि हमने टेक्स्ट फाइल्स में देखा था वो बाइनरी फाइल्स में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि नो ट्रांसलेशन अकर्स। अब यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन की बात ही नहीं होती है, क्योंकि बाइनरी फाइल्स में जो भी डेटा स्टोर होता है वो 101010 के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पर इंटरनल ट्रांसलेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। चौथा पॉइंट हमें कहता है कि बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड इजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल्स। तो ये आपको ध्यान रहे कि अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल्स की, तो बाइनरी फाइल्स जो हैं वो टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होती हैं और काफ़ी इजी होती हैं एक प्रोग्रामर के लिए या फिर एक प्रोग्राम से एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए, राइट। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया डिफरेंस यहाँ पर टेक्स्ट फाइल से मिल जाता है हमें, जो कि बाइनरी फाइल में काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस जो है ये दोनों है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के, जो कि आपको मैक्सिमम ही क्यों, आपको हर प्रोग्राम में इस ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट वहां पर आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, चलिए इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। देयर कैन बी 3 ऑपरेशंस इन पाइथन ऑन फाइल्स। तो कौन कौन से हैं वो ऑपरेशंस जो कि पाइथन के अंदर हो सकते हैं? पहला है हमारे पास रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स, दूसरा है हमारे पास राइटिंग डेटा टू फाइल्स, और तीसरा है हमारे पास अपेंडिंग डेटा टू फाइल्स। ये रीडिंग, राइटिंग और अपेंडिंग, पाइथन में हमारे पास यही 3 चीजें होती हैं, और ये क्लास 12th में भी नहीं, ठीक है। ये आप अगर आगे भी जाते हैं तो आप हाई लेवल पे जाते हैं, एडवांस पाइथन सीखना चाहते हैं, तो आप वहां पर भी इन्हीं 3 चीजों को कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस होगा ये कि आपका वहां पे जो फाइल के फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएंगी। हम क्लास 12th में टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में देख रहे हैं। आप अगर एडवांस में जाते हैं तो आपके पास वहां पे डॉक्यूमेंट फाइल आ जाएगी, फिर उसके बाद PDF फाइल आ सकती है, फिर उसके बाद आपको एक CSV फाइल, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड फाइल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। तो आपको वहाँ पर टेक्स्ट और बाइनरी की जगह पर आप इन फॉर्मेट के फाइल्स के साथ खेलना सीखेंगे, राइट। तो बस यही डिफरेंस होता है। बट बिफोर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशंस यू विल नीड टू ओपन द फाइल्स फर्स्ट। इससे पहले कि हम इन तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करें
सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है फाइल को ओपन करने की, जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और आपको ये लाइन हर प्रोग्राम में यूज़ करनी ही होगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं क्या होती है ओपनिंग ऑफ फाइल्स। तो ओपनिंग फाइल्स में कहता है कि वी हैव ओपन फंक्शन टू ओपन फाइल्स। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पाइथन में एक फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास सिंपल ओपन फंक्शन दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके कुछ सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या होता है? पहला जो सिंटैक्स है, यानी कि जो पहला फॉर्मेट है सिंटैक्स का, वो हमारे पास है कि फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ओपन और यहाँ पर उस फाइल का, इस पैरेंथेसिस के अंदर उस फाइल का नाम, और ये जो फाइल नेम है वो हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप जो भी फाइल का नाम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। जो दूसरा फॉर्मेट है वो है कि फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ओपन और यहाँ पर फाइल नेम और यहाँ पर मोड। तो ये फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आप अगर चाहें तो इस ओपन फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और इन दो आर्गुमेंट में जो हमारा पहला आर्गुमेंट होगा वो फाइल का नाम होगा और जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो होगा मोड, यानी कि आप फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। अब ये मोड क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मोड यानी कि आप फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, रीड मोड में, राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में। यानी कि आप जिस फाइल को ओपन कर रहे हैं उस फाइल में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको राइट मोड में ओपन करना होगा, और अगर आप फाइल से कुछ डेटा को पढ़ना चाहते हैं तो आपको फाइल को राइट मोड में ओपन करना होगा, और अगर आप फाइल में कुछ कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आपको फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इनका। और पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है कि फाइल 1 इक्वल्स टू ओपन और data.txt। ये data.txt हमारा एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम डेटा है, और ये जो फाइल 1 है ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट नेम है। ये पूरा हमारा ओपन फंक्शन है और इस ओपन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग के फॉर्म में इस फाइल का नाम दिया गया है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम डायरेक्ट ओपन फंक्शन भी तो यूज कर सकते हैं, तो फिर ये फाइल 1 इक्वल्स टू ये लिखने की हमें जरूरत क्या पड़ती है? तो वो इसलिए कि ये जो फाइल 1 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप भले ही ओपन फंक्शन की मदद से फाइल को ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस फाइल का जो रेफरेंस है, उसका जो एड्रेस है, आप उसको कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे? तो इसके लिए हमें इस फाइल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा। फाइल 2 ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट नेम है और इसी के साथ ये ओपन, और यहाँ पर हमारे पास जो पहला आर्गुमेंट है वो है फाइल का नाम और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो है हमारा मोड। ठीक है, तो ये हमने इस फाइल को रीड मोड में ओपन किया है। तो अगर आप फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर R दे सकते हैं, और अगर आप फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं तो आप उसे W पास कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों सिंटैक्स हमने जान लिए। अब जो तीसरा सिंटैक्स है वो थोड़ा अलग होने वाला है। तो वो है कि फाइल 3 ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट नेम है, यहाँ पर हमारा ये ओपन फंक्शन है, और इस ओपन फंक्शन के अंदर अगर आपको ध्यान हो कि यहाँ पर मैंने इतना बड़ा पाथ दिया है उस फाइल का, और यहाँ पर इस फाइल को हमने ओपन किया है W यानी कि राइट मोड में। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो फाइल नेम है वो हमने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर दिया है, और ये जो यहाँ पर राइट में भी हमने वही किया था कि सिंगल कोट के अंदर पास किया था यहाँ पर। तो आप चाहें तो इसे डबल कोट में भी क्लोज कर सकते हैं और सिंगल कोट में भी क्लोज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाइथन समझदार है, वो उस चीज को भी कंसीडर कर लेगा। लेकिन जो यहाँ पर हमारा अलग चीज है, जो डिफरेंस आया यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर इतना बड़ा फाइल का नाम दिया और यहाँ पर इन दोनों प्रोग्राम में हमने यहाँ पर सिंपल data.txt और data.txt लिख के छोड़ दिया। तो इनमें डिफरेंस क्या था? इनमें डिफरेंस ये था कि ये जो data.txt है, ये जो नाम है data.txt, ये उसी फाइल में सेव्ड है, यानी कि ये उसी स्कोप में है जिस स्कोप में हमारा ये .py फाइल जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो उसमें ही स्टोर है। तो अगर आपने एक
फाइल बनाई है पाइथन के नाम से और पाइथन के अंदर ही आपने ये अपना फाइल ओपनिंग वाला प्रोग्राम रखा है और उसी के साथ में उस पाइथन फाइल के अंदर ही आपने, यानी कि आपने यहाँ पर एक फाइल बनाई, इस फाइल के अंदर आपने यहाँ पर इस .py फाइल को रखा है, ठीक है, और इसी पाइथन फाइल के अंदर आपने यहाँ पर इस data.txt को यहाँ पर सेव करके रखा है। तो अब ये जो .py फाइल है ये और ये data.txt ये दोनों सेम स्कोप में है, जिसके कारण आप इनका नाम दे सकते हैं data.txt। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि आपका सपोज जो प्रोग्राम है, जो आपका पाइथन का प्रोग्राम है वो लोकल डिस्क C में है और आपका ये जो result.txt है ये आपका इस E लोकल डिस्क में है। तो अब यहाँ पर आपका जो स्कोप है वो चेंज हो गया, ठीक है, जिस कारण अगर आप result.txt देते हैं सिंपल, आप इस चीज को अगर हटा देते हैं तो जो पाइथन को है वो सेम स्कोप में ये फाइल नहीं मिल पाएगी। तो पाइथन आपको ऑब्वियस सी बात है कि वो एरर रिटर्न करने वाला है। तो इस कारण जब भी आपका जो फाइल है अगर वो किसी दूसरे फोल्डर में है या फिर वो किसी दूसरे हायरार्की में है, वो किसी दूसरे लोकल डिस्क में है, तो आपको वहां पर पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना होगा। ये एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ मतलब उस फाइल का, उस डेटा फाइल का पूरा पाथ, ठीक है, उस पूरे पाथ को हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर data.txt दिया था सिंपल, इस टाइप के पाथ को हम रिलेटिव पाथ कहते हैं। बस यही डिफरेंस होता है, लेकिन हम इसे डिटेल में काफी आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर के लास्ट में। तो आई होप कि ये जो तीनों एग्जाम्पल थे आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं फाइल ऑब्जेक्ट की। फाइल ऑब्जेक्ट हमने आगे बढ़ा कि क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम रिकैप करना चाहेंगे कि अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। यानी कि जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक रेफरेंस है जो कि हमें हार्ड डिस्क से हमारे उस वेरिएबल में उस फाइल के डेटा को रेफर कर रहा है, वो उस एड्रेस को स्टोर कर रहा है। फाइल ऑब्जेक्ट का बस इतना ही काम होता है। इट ओपन्स एंड मेड अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। तो आप हार्ड डिस्क से उस फाइल ऑब्जेक्ट में फाइल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और आप उसी फाइल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको बार बार एक ही चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो फाइल ऑब्जेक्ट का यही एडवांटेज होता है। आई होप कि अब आपको यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा फाइल मोड की, जैसा कि हमने ये बात किया था पीछे। तो ये क्या कहता है हमें? ये कहता है कि अ फाइल मोड गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि एग्जांपल यहाँ पर रीड, राइट और अपेंड, यही हमारे पास पाइथन के अंदर ऑपरेशंस होते हैं जो कि पॉसिबल इन द ओपन्ड फाइल, यानी कि इट refers to how the file will be used once it is opened। यानी कि अगर आपने फाइल को एक बार किसी मोड में ओपन कर लिया तो फाइल मोड ये डिसाइड करेगा कि आप फाइल को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। अगर आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है तो आप फाइल को सिंपल रीड कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो आप सिंपल उस फाइल में आप कुछ राइट कर सकते हैं, आप वहां से रीड नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है क्लोजिंग फाइल्स, जो कि हम भूल जाते हैं। और अगर आप ये भूलते हैं तो आपका 1 मार्क्स बड़े ही आसानी से जाने वाला है। और 1 मार्क ही क्यों, अगर आप किसी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल में काम कर रहे हैं और आप उस फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं तो 1 मार्क तो नहीं जाएगा, लेकिन आपका जो डेटा था वो जरूर चले जाएगा। तो इसलिए ये एक गुड हैबिट होती है एक अच्छे प्रोग्रामर की कि फाइल को अगर आपने ओपन किया है तो आप उस फाइल को क्लोज भी करें, राइट। तो क्लोजिंग फाइल्स क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि वी हैव क्लोज फंक्शन। सिंपल ओपन करने के लिए ओपन था तो क्लोज करने के लिए क्लोज, ठीक है, टू क्लोज द फाइल। दूसरा पॉइंट है कि अ क्लोज फंक्शन ब्रेक्स द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क। यानी कि जो ये क्लोज फंक्शन है वो बेसिकली करता यही है कि जो हमने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और जो फाइल हमारा डिस्क में स्टोर था, तो उस टाइम इस
फाइल का जो हमारे डिस्क में स्टोर था और जो हमने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो उनके बीच जो लिंक बना था, तो क्लोज फंक्शन उस लिंक को तोड़ देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूं, तो अगर आपके पास एक नदी है, आपके पास नहीं, तो अगर आपकी जो एक नदी है, उस नदी के ऊपर आपने एक बढ़िया सा ब्रिज बना दिया और आपने उस ब्रिज को बाद में बीच से तोड़ दिया, तो अब आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा नहीं सकते। तो हुआ ये कि दोनों साइड का जो लिंक है उस ब्रिज के कारण बना था और अब वो ब्रिज जो है वो बीच से टूट गया। इसका मतलब जो लिंक है दोनों साइड का वो वहां पर टूट गया है। तो आप लिंक टूटने की वजह से आप इस साइड नहीं आ सकते या फिर उस साइड नहीं जा सकते नदी के। सिमिलरली क्लोज फंक्शन भी हमारा यही करता है कि फाइल ऑब्जेक्ट के बीच में और हार्ड डिस्क पे जो फाइल स्टोर है उनके बीच बने हुए लिंक को तोड़ देता है। आफ्टर क्लोज फंक्शन नो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट फाइल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ब्रिज टूट गया है तो आप उसके बाद कितना भी कोशिश कर लें आप उस बार नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, जो कि है कि रिमेंबर, ठीक है, ये नहीं है, ओपन फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, जो ओपन फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यूज्ड स्टैंड अलोन, जो कि अकेला यूज किया जाता है, लेकिन जो क्लोज फंक्शन है इज मेथड। ध्यान रहे यहां पर कि ओपन एक बिल्ट इन फंक्शन है और क्लोज एक मेथड है यूज्ड विद फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो ओपन फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है और क्लोज फंक्शन है ये एक मेथड है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्लोज भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये सिंपल एक मेथड होने वाला है। आई होप ये वाला जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस फिर आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा और एडवांस में घुसेंगे और नई नई चीज़ों को समझेंगे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम को करेंगे, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाने वाली हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।